जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अफरोज जीएस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल, यूपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी या अन्य किसी राज्य के स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक संविधान की प्रस्तावना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान क्या है। संविधान किसी भी देश का एक सर्वोच्च कानून होता है जो हमें यह बताता है कि देश कैसे चलेगा, सरकार कैसे बनेगी, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे तथा सरकार की शक्तियाँ और सीमाएं क्या है। संविधान सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रथम, लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। लिखित संविधान किसे कहते हैं? वह संविधान जिसका अधिकांश हिस्सा एक संहिताबद्ध लिखित दस्तावेज के रूप में होता है, वह संविधान लिखित संविधान कहलाता है। उदाहरण जैसे भारत का संविधान और यूएसए का संविधान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का संविधान लिखित संविधान के उदाहरण है। अलिखित संविधान वह संविधान जिसका अधिकांश हिस्सा अलिखित होता है, अर्थात राजनीतिक परंपराओं के रूप में है, वह संविधान अलिखित संविधान कहलाता है। उदाहरण ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान के उदाहरण है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका में बना। अब विश्व में सबसे पहले प्रस्तावना यूएसए ने ही बनाया। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आगे इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रस्तावना क्या है, फिर उसके बाद प्रस्तावना के मुख्य तत्व और उसका अर्थ, फिर जानेंगे हम लोग प्रस्तावना के स्रोत क्या है, और फिर जानेंगे कि प्रस्तावना कब अंगीकृत किया गया था। चलिए हम लोग जानते हैं कि यह प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोक शब्दों के साथ होती है तथा इसका अंत अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते शब्दों के साथ, जिससे यह स्पष्ट पता चलता है कि भारत के संविधान को स्वीकार करने, लागू करने और इस देश को सौंपने का कार्य भारत के लोगों ने ही किया है। प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका के समान है जिसमें संविधान के उद्देश्य एवं आदर्श, शासन प्रणाली का स्वरूप तथा संविधान लागू होने की तिथि का उल्लेख है। प्रस्तावना सामान्यतः लिखित संविधान की विशेषता होती है। अलिखित संविधान में प्रस्तावना नहीं होती है, यानी प्रस्तावना लिखित संविधान की विशेषता होती है, यानी भारत के संविधान, अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना पाया जाता है। हालांकि प्रत्येक लिखित संविधान में प्रस्तावना का होना अनिवार्य नहीं है। हमारे संविधान में प्रस्तावना शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अवधारणा यानी संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई है, जबकि इसके विषय वस्तु और भाषा शैली यानी
कंटेंट, जो भी इनकी कंटेंट, विषय वस्तु, भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना में संविधान का दर्शन पाया जाता है। प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित किया गया। हमारे प्रस्तावना में एक कैलेंडर का जिक्र मिलता है जिसे कहते हैं विक्रम संवत। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना के मुख्य तत्व। सबसे पहला, सत्ता का स्रोत। स्टार्टिंग में हम लोगों को देखा है कि प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोगों शब्द से होती है, यानी संविधान में जो सत्ता का स्रोत है वो क्या है? भारत की जनता। सत्ता का स्वरूप, प्रस्तावना में सत्ता का स्वरूप क्या है, कैसा है कि संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सत्ता का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, बंधुता, एकता और अखंडता। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं एक एक पॉइंट को डिटेल्स में। सत्ता का स्रोत। प्रस्तावना के अनुसार सत्ता का स्रोत जनता है, अर्थात भारतीय संविधान की शक्ति का वास्तविक स्रोत क्या है? जनता है। जनता को ही लोक प्रभुता कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना लोक प्रभुता की अवधारणा को मान्यता देती है। लोक प्रभुता का अर्थ होता है जनता की सर्वोच्चता। लोक प्रभुता का विचार रूसो ने दिया था। रूसो को ही लोक प्रभुता का जनक माना जाता है। रूसो फ्रांस के एक प्रसिद्ध दार्शनिक, राजनीतिक विचारक थे। रूसो ने कहा था, जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना चाहिए कि अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चंस कथन निष्कर्ष वाले फॉर्म में दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। केसी वियर एक ब्रिटिश राजनीतिक विचारक और संवैधानिक विद्वान थे। उनके अनुसार भारतीय संविधान में लोक प्रभुता केवल एक मिथ है। उसका कहने का मतलब है मिथ यानी भ्रम है। लोक प्रभुता का मतलब केवल एक भ्रम है। ये भी लाइन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सत्ता का स्रोत। आइए जानते हैं संपूर्ण प्रभुता संपन्न। संपूर्ण प्रभुता संपन्न, संपूर्ण प्रभुता संपन्न से तात्पर्य एक ऐसा देश से है जो अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की पूर्ण शक्ति रखता हो। इसका अर्थ क्या हुआ? आंतरिक मामले। आंतरिक मामले में मुख्यतः निम्नलिखित शामिल है, जैसे राजनीतिक मामले हो, आर्थिक मामले हो, सामाजिक मामले हो। ये आंतरिक मामले के अंतर्गत आते हैं। बाह्य मामले माने एक्सटर्नल अफेयर, जैसे बाहरी मामले क्या है? विदेश नीति का स्वतंत्र रूप से संचालन करना, यानी भारत एक स्वतंत्र देश है, यानी भारत अपने विदेश नीति का निर्धारण किसी भी बाहरी देश के दबाव में नहीं करेगा, क्योंकि भारत एक कैसा देश है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश। भारत मित्र और शत्रु देश का स्वयं निर्धारण करेगा, यानी भारत ये डिसाइड करेगा कि कौन सा देश हमारा मित्र है और कौन सा देश हमारा शत्रु है। भारत इसके लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहरी देश भारत पर दबाव बनाए, जैसे कि नहीं इससे हमें फ्रेंडशिप करना है, इससे नहीं करना, जैसे लाइक यूएसए, जैसे यूएसए कहे कि तुम चाइना से दुश्मनी रखो। नहीं, हम लोग नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि आज के समय में भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व देश है। भारत अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा कि किससे हमें फायदा है। भारत अपने फायदा के अनुसार दोस्ती उस कंट्री से दोस्ती रख भी सकता है और दोस्ती तोड़ भी सकता है, तथा अन्य देशों के साथ संधियों एवं समझौतों पर हस्ताक्षर स्वतंत्र रूप से हस्ताक्षर करेगा। यानी भारत किसी भी देश के साथ संधि या समझौते कोई भी हस्ताक्षर करेगा, भारत अपने इंटरेस्ट पर करेगा, ना कि दूसरे देश के दबाव में करेगा। आइए जानते हैं समाजवादी।
समाजवादी एक विचारधारा है। समाजवादी के प्रमुख तत्व निम्नलिखित है। पहला, संपत्ति का समाजीकरण, समानता में विश्वास, मजदूर एवं वंचित वर्ग का कल्याण। और चौथा, शोषण विहीनता। व्यवहार में समाजवाद के दो प्रमुख रूप माने जाते हैं। पहला, मार्क्सवादी समाजवाद, दूसरा लोकतांत्रिक समाजवाद। दोनों का लक्ष्य समान है, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग अलग अलग है, लेकिन उनका साधन अलग अलग है। मार्क्सवादी समाजवाद वर्ग संघर्ष, क्रांति तथा हिंसात्मक परिवर्तन में विश्वास रखता है। इसके अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन का प्रमुख साधन वर्ग संघर्ष और क्रांति है। इसके विपरीत हम देखें कि लोकतांत्रिक समाजवाद लोकतांत्रिक एवं अहिंसक साधनों में विश्वास रखता है। इसके अनुसार समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति के चुनाव, संसद द्वारा बनाए गए कानून तथा योजनाबद्ध विकास के माध्यम से की जाती है। भारतीय संविधान एवं उसकी प्रस्तावना में समाजवाद की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समाजवाद की व्याख्या करते हुए कहा कि समाजवाद का उद्देश्य आय, अवसर एवं जीवन स्तर की असमानताओं को कम करना है तथा सभी नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है। वैश्विक स्तर पर समाजवाद अनिवार्यता पूंजीवाद के विरोधी माना जाता है, किंतु भारत में समाजवाद अनिवार्यता पूंजीवाद का विरोधी नहीं है। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को अपनाया है, जिसे हमें सार्वजनिक यानी सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को समान रूपों से महत्व दिया गया है। पंथ निरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य ऐसा राज्य से है जहां राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होता। राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। यानी हम पंथ निरपेक्ष उसे कहेंगे जहाँ पर राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होता। माने ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा देश हो जहाँ धर्म ना है। इसका मतलब यह है कि जो देश है, माने जो भी गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट होते उसका कोई माने अपना धर्म नहीं होता। इसका मतलब है ये है, ऐसा नहीं कि उस देश में धर्म नहीं है। राज्य अपने नागरिकों के भी के आधार पर भेदभाव नहीं करता। सभी धर्म के अनुयायियों को अपने अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने एवं उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ये तीनों पॉइंट जिस भी देश में है उस देश को हम पंथ निरपेक्षता कह सकते हैं। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का अर्थ जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, अर्थात लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता का वास्तविक स्रोत जनता होती है और शासन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा जनता के हित में संचालित किया जाता है। यानी लोकतंत्र में जनता डायरेक्ट शासन नहीं करती है, जनता अपनी प्रतिनिधि चुनती है जो उसके माध्यम से वो देश को गवर्न करती है, उसके लिए तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यानी जनता डायरेक्ट नहीं शासन करती बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी जनता डायरेक्ट शासन करती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता डायरेक्ट नहीं करती है बल्कि अपनी प्रतिनिधि चुनती है, वो उसके माध्यम से शासन करते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, संसद लोकतंत्र, अध्यात्मक लोकतंत्र। भारत और ब्रिटेन ने संसद लोकतंत्र की व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में अध्यात्मक लोकतंत्र की व्यवस्था है। संसद लोकतंत्र और अध्यात्मक लोकतंत्र में अंतर क्या है? इसका मतलब यह है कि संसद लोकतंत्र वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, जबकि आध्यात्मिक लोकतंत्र सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य नहीं करती है। यानी
जैसे संसद लोकतंत्र है, संसद लोकतंत्र में जो वास्तविक शक्ति होती है वो देश के प्रधानमंत्री पर होती है, जबकि आध्यात्मिक लोकतंत्र में जो वास्तविक शक्ति होती है वो राष्ट्रपति होती है, इसलिए वहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल, भारत और ब्रिटेन में संसद लोकतंत्र को अपनाया गया है, यानी संसद लोकतंत्र पे अपनाया गया, यानी भारत में जो हमारे देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन हमारे जो वास्तविक जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर, यानी अभी जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उसी के हाथ में वास्तविक शक्ति है। जबकि आध्यात्मिक लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति देश के राष्ट्रपति के पास होती है, और यूएसए में प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी यूएसए में जो वास्तविक जो शक्ति है, मेन पावर किनके पास है? वहाँ के राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट के पास है। यानी अभी वर्तमान में यूएसए के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, यानी उनके पास देश यूएसए की वास्तविक शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय ने संसद लोकतंत्र को संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग माना है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा संविधान का मूल ढांचा है ये बताओ। तो आप याद रखिएगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संसद लोकतंत्र, ये क्या है? ये संविधान का मूल ढांचा है। आइए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं गणराज्य, रिपब्लिक। गणराज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं हो, बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। बहुत इंपॉर्टेंट, वंशानुगत का मतलब होता है, जैसे देखिए पहले के ज़माने में क्या था, अगर राजा का देहांत हो जाता, मृत्यु हो जाती, उसके बाद वो उसके बेटा आता गद्दी पर बैठता, फिर उसके बाद उसके बेटे गद्दी पर बैठते। ये क्या है? वंशानुगत हो गया। तो मैंने बाप मर गया तो बेटा मरा, बेटा के बाद उनके बेटा, ये परिवारवाद चलता है। इट मीन्स मैंने वो वहाँ एक तरह से ये कह सकते हैं कि पिता के बाद बेटा के पास गद्दी चली जाती है, लेकिन बल्कि गणराज्य में क्या है, जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने लीडर को क्या करते हैं? निर्वाचित करते हैं। जैसे राज्य का प्रमुख वह होता है जिसके नाम से शासन के सभी कार्य एवं निर्णय किए जाते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रपति क्या है? राज्य का प्रमुख है, यानी भारत में जो भी शासन के निर्णय लिए जाते हैं राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं। और शासन का प्रमुख माने होता है जो वास्तविक रूप से शासन का संचालन करता है और निर्णय लेता है। भारत में प्रधानमंत्री शासन के प्रमुख है। गणराज्य का संबंध राज्य के प्रमुख से होता है, ना कि शासन के प्रमुख से होता। अर्थात गणराज्य में राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? निर्वाचित होता है। प्रत्यक्ष यानी जनता डायरेक्टली अपने नेता को चुन लेती है, अप्रत्यक्ष यानी जनता वोट नहीं डालती है, जनता के बिहाफ में उसके प्रतिनिधि वोट डालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लोकसभा का चुनाव होता है, यानी लोकसभा में जो चुनाव होता है वहाँ जनता वोट डालती है, अपने नेता को चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। लेकिन जब राज्यसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा के चुनाव में जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती है, जनता के प्रतिनिधि वोट डालते हैं। मैंने हर राज्य के जो एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं, वो क्या होते हैं? वोट डालते हैं। एमएलए होते हैं वो वोट डालते हैं। ओके, क्लियर? यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लोकसभा का जो निर्वाचन होता है उसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है अपने प्रतिनिधियों को, जबकि राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है उसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को नहीं चुनते हैं, जबकि उनके चुने गए क्षेत्र के प्रतिनिधि वोट डालते हैं। उसे क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इसी प्रकार जैसे देखेंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती है। क्या कौन डालते हैं? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, एमपी, एमएलए, ये वोट डालते हैं। आइए अब हम जानते हैं 42वें संविधान संशोधन
1976 द्वारा भारत की संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।